हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग कहीं ना कहीं ढूंढ जरूर रहे होंगे कि क्या आज इस क्लास में क्लास 10th गणित के बारे में बताने वाला हूँ। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आज जो मैं जितना बताया अगर उसमें से साथियों 80% भी आप पढ़कर चले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपका साथियों 70+ नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता गणित के अंदर। और ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, जितना मैं बताऊं उतना करके जाना। अगर 100% आप करके जाएंगे तो याद रखिए नंबर आपका बहुत ही ज़्यादा आएगा, लेकिन उस 100% में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज इस क्लास में पूरा का पूरा प्लान बताने वाला हूँ, कैसे करना है, कितनी पढ़ाई करनी है और किस स्टेप से चलना है। मतलब एक जैसे देखा जाए तो ये मास्टर प्लान होने वाला है क्लास 10th गणित के लिए। पूरा का पूरा शेड्यूल बताऊंगा, कब करना है और कैसे करना है और क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को, लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर करके वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो अगर हम बात करें एग्जाम में तो साथियों 70 नंबर का लिखित पेपर होता है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होता है जो स्कूल के भरोसे होता है। स्कूल वाले 30 नंबर में से 30 दे भी सकते हैं, 29 दे सकते हैं, कुछ अब उनके ऊपर है कितना देते हैं। आपके हाथ में 70 नंबर पे मेहनत करने का। 70 नंबर में से ये हमें पता करना है क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। पहले हम यूनिट्स की बात करते हैं, कितने यूनिट्स होते हैं। तो साथ 7 यूनिट होती हैं। पहला यूनिट है संख्या पद्धति, इंग्लिश वाले नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं, और ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, जिसे अलजबरा बोलते हैं। और कितने नंबर का, 18 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामितिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका जो 5 नंबर का है। ज्यामिति केवल जो है ज्योमेट्री जो है वो 10 नंबर का है आपका। त्रिकोणमिति जो है साथियों वो 12 नंबर का है साथियों। मेंसुरेशन जो आपका है वो आपका 10 नंबर का है साथियों। सांख्यिकी एवं प्रायिकता जो है वो भी 10 नंबर का है। और कुल मिला के 70 नंबर की तैयारी है, जिसमें से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा पे साथियों 5 नंबर पढ़ चुके हैं, 18 पढ़ चुके हैं, ये 5 भी पढ़ चुके हैं। इस 10 नंबर में थोड़ा सा बाकी है, लगभग हम मान लेते हैं कि इसमें भी 5 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 अभी पढ़ रहे हैं। जिस क्लास को मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक हम लोग 5 नंबर पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने 12 नंबर पूरा पढ़ा दिया है, 10 भी पढ़ा दिया मैंने। इस 10 में 5 पढ़ा दिया है, 5 बचा है। मतलब केवल मैं 60 नंबर तक पढ़ा चुका हूँ आपको, 10 नंबर बचा है, वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या सवाल पढ़ के जाना है। जो पहला ही कहीं संख्या पद्धति है, ये संख्या पद्धति में साथियों एक चैप्टर आता है, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। ये साथियों 5 नंबर का, इसमें क्या आने वाला है। तो वास्तविक संख्याओं में आ सकता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। उदाहरण के लिए 2, 3, 5 याद रखेगा। √2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, इन सभी का सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √4 अपरिमेय संख्या है, या कुछ योग वाला होगा। मतलब अगर एनसीईआरटी का देखा जाए तो 1.2 एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए, आपका ये साथियों 5 नंबर तैयार हो जाएगा। ओके, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्गणना, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, वही चीज़ है जो भी मैंने अभी बताया है। फिर आगे बात करें बीज गणित की, जो अपने 18 नंबर की है। पूरे के पूरे मैथ में जो साथ अलजबरा वो सबसे ज़्यादा नंबर का आता है और सबसे ज़्यादा ईजी भी होता है। अलजबरा में जो सबसे पहले हमको पढ़ना, बहुपद पढ़ना है। बहुपद वाला चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है, बहुपद के शून्यांक पढ़ना है। द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध पढ़ना है। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा बीटा पढ़ना है साथियों। और जो मैंने पढ़ा दिया है बहुत अच्छी तरीके से, रिवीजन भी इसका हो गया है। अगर इन सभी क्लास को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस पूरे शेड्यूल को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जाकर के वॉच करिएगा और अपने एजुकेशन को 10x लेवल तक लेकर जाइएगा। अब देखिए आगे बढ़ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें 2 चीज़ जरूर पढ़ना साथियों, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। याद रखेगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हमें पढ़ना है। और ये प्रतिस्थापन विधि भी मैंने पढ़ा दिया है, विलोपन विधि भी पढ़ा दिया है। इसकी रिवीजन क्लास बहुत ही जल्द आने वाली है। द्विघात समीकरण पढ़ना है, तो द्विघात समीकरण क्या पढ़ना है।
द्विघात समीकरण में साथियों मानक द्विघात समीकरण जो ax, कभी कभी एक नंबर का सवाल ऐसे पूछ लेता है कि हमारे द्विघात समीकरण का मानक द्विघात समीकरण क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको याद जरूर रखिएगा, जहां पर a इज नॉट इक्वल 0, मतलब a 0 नहीं हो सकता है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, एक नंबर का सवाल यहीं से आपका आ सकता है। फिर द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल ज्ञात करना होता है का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविधकर मतलब जो मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे विविधकर बोलते हैं। इसका उपयोग करके हमें मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, मतलब और ज़्यादा प्रश्न लगाना है, और इन सभी का मैंने साथियों क्लास ले लिया है, जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ना समांतर श्रेणी, जिसे साथियों एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में समांतर श्रेणियाँ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या पढ़ना? इसे पढ़ना समांतर श्रेणी की nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम पद n पदों का योग, मतलब हमें an निकालना आना चाहिए, SN निकालना आना चाहिए, n कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, ये सब मैंने पढ़ा है, सब जरूर देखिएगा। आज मैं इस क्लास में आपको बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और जितना मैं बता रहा हूँ इतना अगर पढ़ के आप जाएंगे बोर्ड एग्जाम में ना, मेरी गारंटी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब आगे देखिए, आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग भी हम लोग कर चुके हैं। जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ पर भी एपी का उपयोग किया गया है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ना है। पहले रेखा पढ़ा, द्विविमीय मतलब हुआ 2D। क्या हुआ? 2D। इसमें क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन। याद रखिएगा, विभाजन दो प्रकार है, बाह्य विभाजन और आंतरिक विभाजन होता है, जिसमें से आपके एग्जाम में केवल आंतरिक विभाजन से सूत्र आने वाला है। सब कुछ पढ़ा दिया गया है, केवल आप जा करके एक बार जरूर देखिएगा। अब आइए अगली कई ज्यामिति, जिसे हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, जो 10 नंबर का, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है, और त्रिभुज में समरूप त्रिभुजों की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण के बाद भी कुछ उदाहरण आपको याद होने चाहिए। तब समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सम मतलब समान, रूप मतलब रूप। सभी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। देखिए, सभी त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के समरूप होने की दो शर्तें होती हैं, या तो सर संगत भुजाएं बराबर हो या संगत कोण बराबर हो। इन दोनों में से एक ना एक जरूर बराबर होगा, तो आपका त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। बात करें साथियों, तो आगे हमें क्या पढ़ना है उसी के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी आपको पहले त्रिभुज के बारे में बताया है। इसमें त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान रूप से अनुपातित करती है। इसे बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? इसे थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं। इसके मैंने पढ़ा दिया है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्या पढ़ना है? त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये साथियों ये भी प्रमेय 6.2 है, इसको भी मैंने पढ़ा दिया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ग नंबर, यदि दो त्रिभुजों के में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातित हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है। घ नंबर क्या पढ़ना है? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातित तो त्रिभुज समरूप होंगे। कह रहा है ये कि अगर कोई दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ए और त्रिभुज बी है, मान लेते त्रिभुज ये है हमारे पास और त्रिभुज ये भी है। अब इसके संगत कोण और संगत भुजाएं अगर बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। ओके। डंगा नंबर, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं अनुपातित हो तो त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। ये घ नंबर और अंगा नंबर आपको अगर अच्छी तरीके से याद हो, ग नंबर, तो बहुत अच्छी तरीके से आप साथियों त्रिभुज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ऊपर के दो परमे हैं साथियों, नीचे के बीच से क्या परमे है, लेकिन ये अभी आपको सीखना जरूर है, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आना। अब आगे बात करें अगर हम साथियों, इसी में ज्यामिति के अंदर दो चीज होता है, एक वृत्त होता है और एक होता है त्रिभुज। त्रिभुज मैंने बता दिया, अब वृत्त के बारे में बता रहा हूँ। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बारे में पढ़ना है। भी मैंने पढ़ाया बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये साथियों प्रमेय 10.1 का है। क्या है? प्रमेय 10.1 है।
अगला है किसी बाएं बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये 10.2 है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साथियों 10.1 थ्योरम पहला है, 10.2 थ्योरम दूसरा है। सब पे मैंने सवाल भी पढ़ा दिया है और सबका सोल्यूशन भी बता दिया है, थ्योरम भी, तो आप अच्छी तरीके से जाकर के देख जरूर लीजिए। अब आगे पढ़ना है हमको त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है ये चीज़ देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय पहले पढ़ना, इसमें क्या क्या पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिविमीय त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब याद कर लीजिए, आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक याद करना, उसके नहीं आगे याद करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे क्या 30 डिग्री, 45, 60, 0, 90, इन सभी का आपको मान जरूर याद हो, सभी के बीच में उनके संबंध भी आपको याद होने चाहिए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो मैंने आपको बताया है ये सभी आपको याद होने चाहिए। सर्वसमीका में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको जरूर बताया है, एक बार जरूर देखिएगा। ऊंचाई दूरी याद रख लीजिए। पहली बात तो आपके एनसीईआरटी में ऊंचाई दूरी नाम का कोई पाठ ही नहीं है, तो आप घबरा जाएंगे। तो ऊंचाई दूरी का दूसरा नाम है त्रिकोणमितीय या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जो चैप्टर 9 आपका है वो क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है साथियों, ये एनसीईआरटी के अंदर है। ऊंचाई दूरी न दे करके एनसीईआरटी ने क्या बताया है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, तो आप घबराइएगा नहीं। उसके अंदर क्या पढ़ना है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, ज़्यादा नहीं, प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होने चाहिए। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो समकोण त्रिभुज से अधिक का नहीं होगा, मतलब जो भी आपके पास त्रिभुज बनेगा, जो भी आपके पास सवाल आएगा ऊंचाई और दूरी से, वो 90 डिग्री से छोटा ही होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा साथियों। ओके, फिर उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री होनी चाहिए। ये भी चलो सिद्ध हो गया, मतलब 30, 45, 60 डिग्री से आगे ऊंचाई दूरी वाले में सवाल नहीं आने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं साथियों, मेंसुरेशन में हमें क्या पढ़ना है। मेंसुरेशन में पढ़ना साथियों, पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो मैंने आपको पढ़ाया है ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वृत्त के त्रिज्याखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। इसमें से त्रिज्याखंड दीर्घ त्रिज्याखंड होता है, लघु त्रिज्याखंड होता है, और एक लघु वृत्तखंड होता है, तो दीर्घ वृत्तखंड होता है। सभी को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है, एक बार जरूर वॉच करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ईजी सवाल आते हैं, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। किस पे आपको क्षेत्रफल और आयतन निकालना होगा ये चीज़ देखते हैं। निम्नलिखित किन्हीं 2 द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन पूछ सकता है, घन पूछ सकता है, घनाभ पूछ सकता है, गोला पूछ सकता है, अर्धगोला पूछ सकता है, लंबवृत्तीय बेलन पूछ सकता है, शंकु पूछ सकता है, मिश्रित प्रश्न हो सकते हैं। मिश्रित प्रश्न का मतलब हुआ कि एक ही प्रश्न में आपके अर्धगोला हो सकता है, या आपका वृत्त हो सकता है, उसी वृत्त में कुछ और चित्र दे सकता है, या शंकु वृत्त एक साथ हो सकते हैं, शंकु अर्धगोला एक साथ हो सकता है, ये सब कुछ होता है साथियों। 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न इससे अधिक नहीं, मतलब कि जो भी प्रश्न आप में अगर आएंगे तो एक तो सिंगल चित्र वाला हो सकता है। अगर सिंगल चित्र वाला नहीं है, सिंगल आकृति का नहीं है, तो एक ही प्रश्न में 2 आकृतियां हो सकती हैं। मतलब आपके पास मान लेते हैं एक शंकु दे दिया, कह दीजिए शंकु दे दिया, और शंकु पे ही साथियों एक अर्धगोला बोल दिया, दे दिया, तो ये क्या 2 चित्र इसमें बने हुए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। फिर सांख्यिकी तथा प्रायिकता में क्या पढ़ना है। सांख्यिकी में क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक, किसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया और समझाया, आप लोग अच्छे से जरूर याद करिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है। इसमें साथियों माध्य निकालने की ना 3 विधि होती है। कितनी 3 विधि होती है, तीनों मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। एक प्रत्यक्ष विधि होता है, एक कल्पित माध्य विधि होता है, एक पग विचलन विधि होता है। तीनों को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है, एक बार जरूर वॉच करिएगा, अच्छी तरीके से जरूर पढ़िएगा। अब प्रायिकता की बात करते हैं, तो प्रायिकता में क्या पढ़ना है। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। क्या लिखा, सामान्य प्रश्न। अगर बात करें प्रायिकता से तो आपके ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, इससे केवल 5 नंबर का या तो साथियों 1 नंबर का सवाल आ जाता है लगभग, मतलब 5 ही नंबर का सवाल इससे आएगा प्रायिकता से।
कुल मिला के तो अच्छी से तैयारी करके जाना है। मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों बता दिया है कि इस चैप्टर से क्या पढ़ना, और जितना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कितनी गारंटी, 100% की गारंटी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना पढ़ के जाइए, तैयार करके जाइए। इसलिए अगर बाहर प्रश्न आएगा तो मुझे बता देना, मुझे कुछ कहना, लेकिन एक बार विश्वास करके इतना तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। बस आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं कि सर जी हमने तो पढ़ा था कि हमारे सवाल में 6 सेंटीमीटर था, अब हमारे एग्जाम में साथियों 5 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए, याद रखिए, ये मैथ है, मैथ में डाटा फिक्स नहीं किया जा सकता है। मैथ में सवाल उसी तरीके का आएगा, लेकिन डाटा बदला जा सकता है। कहते ना कि नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। अगर साथियों आपको सवाल लगाना आएगा, तो अगर आपको तरीका पता होगा तो आप अच्छे तरीके से सवाल लगा लेंगे, और आपको तरीका पता ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, बहाने बनाएंगे। ये सवाल मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ सारी चीज़ें बताई है, वो आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अपने आप को एकदम तैयार कर लेंगे। कैसे तैयार करेंगे? अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं है, ज़्यादा क्लासेस नहीं है। चैप्टर 1 से अभी तक मैंने सब कुछ खत्म किया है। 13 चैप्टर से अधिकतर खत्म हो चुके हैं। एक ही चैप्टर आपका 14 नंबर बचा हुआ, वो भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा साथियों। आप शुरू से लेकर अंत तक एक एक प्रश्न एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी जो मैंने लगवाया, आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगले 60 दिनों के अंदर आपका मैथ भी खत्म हो जाएगा, और साइंस तो चल ही रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। बस आप रिवीजन करते रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, और गणित में अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करिए, क्योंकि तो मैथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट बन जाता है आगे के आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आपके लाइफ के जो भी आपके सपने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ तो ये मैं कहता हूँ, ये मत कहना कि साथ इस मैथ को पढ़कर हम जीवन में क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक बार क्लास 10 का मैथ को अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर देखते कितना मजा आता है। बशर्ते आप अच्छी तरीके से पढ़ें। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। बाकी साथियों, जो भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोज की लिंक मिलेगा, प्ले लिस्ट की लिंक मिलेगी। मैथ की जितनी भी क्लास हुई हैं सभी को जाकर देखिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक आगे लेकर जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।